व्यंग्य लिखता रहा, मेरे उपन्यास लिखने की हिम्मत नहीं पड़ी। तब तक राग दरबारिया मैंने कितने उपन्यास पढ़ डाले था। राग वो छोड़ दीजिए, मैंने सारे बड़े उपन्यास उस समय तक 2-2 बार ही पढ़ डाले होंगे। उस समय तक मेला आंचल आ चुका था, मैंने मेला आंचल पढ़ा था। गोदान वगैरह तो आपने पढ़े थे, सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि। आपने अमृतलाल नागर के उपन्यास पढ़ रखे थे, आपने इंग्लिश के बहुत सारे उपन्यास पढ़ रखे, पर कभी सोचा नहीं कि मैं उपन्यास लिखूंगा। जब मैंने पहली बार राग दरबारी पढ़ा तो वो चमत्कार रह गया, यार बात ऐसी भी कही है। हम तो छोटे छोटे व्यंग्य लिख के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और ये तब तक की घटना है जब तक मैं मेडिकल कॉलेज से निकलने वाला था, उस समय की बात बोल रहा हूँ, 1977 की बात बोल रहा हूँ, बहुत पहले की। तो तब मेरे मन में आया कि नहीं यार, उपन्यास लिखा जाता है, ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ, इस तरह की भी बात। तो मेरे मन में आया क्या लिखें। तो मैं एक आर्टिकल मेरे मन में बैठते सोचता रहा, तो मेरे मन में पहला वाक्य आया कि ये एक सरकारी अस्पताल की कथा है। अब एकदम याद नहीं, मतलब वाक्य जो है कि ये एक ऐसा लाक्षागृह था। लाक्षागृह था ना, जो पांडवों ने बनाया था, पांडवों के लिए बनाया था कि रात में रुकेंगे, आग लगा दी जाएगी तो निकल नहीं पाएंगे। पर एक सुरंग के जरिए पांडव बाहर निकल गए थे। जो बनाया था जिसने, वो डरता था, पर उनको ये बता दिया था सुरंग से निकल सकते हो, ये मैंने बना दी है निकलने की, वरना ये प्रावधान इसमें है नहीं सुरंग का। पर वो आदमी पांडवों से जरा सहानुभूति रखता था, तो उसने कहा था ये आग लगाई जाएगी, आप इस सुरंग से बाहर भाग जाइएगा। तो मैंने कहा था ये अस्पताल वो लाक्षागृह था जिसमें भागने की सुरंग नहीं थी। हाँ, ये मेरे मन में एक पहला विचार है कि मतलब ये एक ऐसा लाक्षागृह है जिसमें आप अंदर जाएंगे तो भाग नहीं पाएंगे। तो मेरे मन में आया कि ऐसा एक चीज आई कि इससे, क्यों मैंने तब मैं मेडिकल देखा था, सरकारी अस्पताल का तंत्र देखा था, जिसमें आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं थी और आम स्टूडेंट के लिए भी कोई जगह नहीं थी। सारी लड़ाई सरकारी हॉस्पिटल्स में सत्ता की, कौन HOD बन जाएगा, किसके पास पावर आ जाएगी कि दवाइयाँ खरीदने की, कौन सामान खरीदने का, इंस्ट्रूमेंट खरीदने की किसके पास ताकत आएगी। यद्यपि आप बहुत चुप रहता था मैं, पर आप चुप रहते हो तो ज्यादा देखते हो, हाँ, वरना बोलने में उलझ जाते हो। बातें करते हैं तो आंख बंद करके रहोगे तो बहुत सारे, जो मौन की जो हम वो कहते हैं आनंद, मौन का आनंद ये कि मौन रहेंगे तो आप जीवन को ज्यादा समझेंगे, उन आवाजों को सुनेंगे जो आवाजें वरना निकल जाती हैं। आप अगर बिल्कुल मौन होकर बैठे तो अब चिड़िया भी सुनाई देगी, आपको AC की आवाज भी सुनाई देगी, बहुत कुछ सुनाई दे जाएगा जो कि आपको बोलने में रह जाएगा। तो मैंने बहुत वॉच किया था कि अस्पताल में, ये अस्पताल आम आदमी के भी खिलाफ है और जिस चीज़ के लिए बनाया गया मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल हॉस्पिटल था, वो मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के लिए बच्चों के भी खिलाफ है। ये पढ़ाने के भी खिलाफ है, ये मरीजों को ठीक करने के भी खिलाफ है। और पर है अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज भी है। तो मेरे मन में फिर वो वहाँ से पात्र बने और सब करते हुए, तो जब मैंने इस पे बहुत ज़्यादा चर्चित उपन्यास है, अभी भी शायद इसके 17-18 संस्करण निकल चुके हैं। बहुत लोग, आज की उम्र लिखा कब था, 50 साल पहले, 40 साल पहले, और आज के लड़के भी जो यंग लोग हैं वो सबसे पहले पसंद बोलते हैं, तो वो कहते हैं नरक यात्रा हमको आपका बहुत अच्छा लगा। तो नरक यात्रा अच्छा लगने का मतलब एक दुख की बात भी कुछ बदला नहीं है जो आज की पीढ़ी को भी अच्छा लग रहा है, तो चीजें वही हैं जो है। तो मैंने वो लिखा उपन्यास आपका पूरा। तो उस उपन्यास पर एक OTT बनने वाली थी, जिसके की जो क्रिएटिव है, मैंने तो कहा था आप राइट खरीद लीजिए, बनिए आप, मेरे पास टाइम नहीं। तो उन्होंने कहा था इसमें स्त्री पात्र नहीं है। तो मैंने पहली बार समझा कितना बड़ी बात कि स्त्री पात्र नहीं है, स्त्री पात्र क्यों नहीं है इसमें। तो मैंने कहा सही बात है, आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ, ये कमी है, पर इस कमी को आपने पहली बार कह दिया कि स्त्री पात्र कोई बोलता नहीं है, पर स्त्री पात्र उसमें नहीं है, जबकि इतनी स्त्रियां अस्पताल को संभालती हैं, वो कई उस बेईमानी की हिस्सा भी हैं। हाँ, तो फिर हमने उन्हें कहा कि अपन चलो आपको मैं इतना सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे ऐसे करके 4 स्त्री पात्र बना सकते हैं, और इसमें जो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट है उसको अपन स्त्री पात्र में तब्दील कर देते हैं। फिर स्त्री भी हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट वगैरह बनती हैं और अच्छा खासा पैसा खाती हैं, बल्कि ज़्यादा खाती हैं। और उनसे कई बार क्योंकि डर के बारे बात नहीं करते होता सर कि मैडम इतना दे देंगे, तो आप चलिए
तो कहते भाई वो तो ज़्यादा ही मांगती है, भाई दे देना उनको। तो ये वो स्त्री होने का दूसरे किस्म का फायदा उठाते हैं, उनका एक अलग रुआब हो जाता है। तो मुझे लगा कि स्त्री पात्र इसमें नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे आपसे चीज़ें छूटती हैं। तो मैं कह रहा था कि पहली चीज थीम होना चाहिए। थीम हर एक की अपनी अलग। थीम अगर आपके मन में आ गई, एक बड़ा विचार, थीम कैसा है। आखिरी चीज, मैं कितना टाइम हो गया था, बहुत बढ़ गया, कितने बजे बोला था मैं, 5-10 मिनट और बोलेगा तो पूरी, ये तो जो लिखा था ये भी बोला नहीं। जो लिख के लाया था वाला देखे तो गए ही नहीं। तो मैं कहता हूँ थीम जो है इस तरह है जैसे कि एक पेड़ की कल्पना करी कि उसमें तना होता है, स्टेम पेड़ होता है, मेन तना होता है, फिर उसमें से डगाल निकलती हैं, फिर उसमें पेड़ पत्तियां फूल वगैरह आती हैं, फिर इसे पूरा पेड़ बन जाता है। नीचे जड़ से जुड़ा हुआ होता है, जड़ आपका मन है। वहां उस मन से वो जड़ जुड़ी रहनी चाहिए, जो जड़ थीम है आपकी, जो आपने उपन्यास लिखा वो उससे कभी छूटना नहीं चाहिए किसी। चरित्र जो है वो सारी ब्रांचेस हैं जो निकली, वो चरित्र है जो उसको एक रूप दे रहे हैं वृक्ष का। वरना तना छूटा, तना को वृक्ष कभी नहीं कहा जाता है, कहा जाएगा छूटा तना खड़ा हुआ है। तो वृक्ष बनने के लिए उसमें वो चरित्र आने चाहिए। वो चरित्र फालतू के नहीं आने चाहिए, उन चरित्रों की अपनी अहमियत है। वो चरित्र वहीं तक जाना चाहिए जहां तक उनको जाना है। एक चरित्र वहां निकल के अलग से निकला हुआ है पेड़ में से, एक डाल ही टूट गई तो नहीं होगा ऐसा, वो दूर तक जाना चाहिए आपके। हर चरित्र को, हर डाली की लंबाई आप कहानी तय करेगी कहाँ तक जाएगा ये। और बहुत लोग हैं उपन्यास लिखते हैं, उपन्यास में प्रॉब्लम कहाँ है, जो चरित्र हो गए, फिर ये संवाद, भाषा, शैली, ये सारे वो है जो बाहर पत्तियां, फूल पत्तियां, जिससे कि पौधा खूबसूरत लगता है या आमंत्रित करता है आपको कि आओ मुझे पढ़ो, मुझे देखो। पर मूलतः पूरा चीज टिकी हुई है उस एक तने पे। अगर थीम नहीं है तो फिर झाड़ी है बड़ी सी, पेड़ नहीं है, वो उपन्यास नहीं है, वही बड़ी कहानी है, वो जासूस उपन्यास होता है। वो कहानी पढ़ के आप बहुत देर उसे आपके साथ नहीं जाएगा। उपन्यास वो है जो आपके साथ बना रहे। बाद में आज भी आप याद करो किसी संदर्भ में तो उपन्यास के कोई पात्र याद आ जाए, या किसी, कई लोगों को तो हमारे उसमें गोबर है, उसमें जो उनका पात्र है गोदान का, या होरी है, आपकी बातचीत में आता है। जो अभी के कोई उपन्यास है में रंगनाथ थे, उसमें जो राज दरबारी में थे, तो अच्छा उपन्यास के पात्र, एक दो पात्र बड़े चर्चित हो जाते, जिनके आपको नाम याद रहते हैं कि ये पात्र है। तो आपको ये सारे चरित्र खड़े करने पड़ते। और चरित्र खड़े करते समय हमेशा याद रखिए कि वही कहते हैं कि मैं कहता आखिर की, हाँ तू कहता आखिर, मैं कहता, हाँ तो उल्टा बोल रहा हूँ, हाँ पर मैं मतलब मेरे जीवन में जो समझा चरित्र वहीं से आएंगे। और चरित्र कभी कैरिकेचर मत बनाइए कि मैंने आज आपसे मिला तो मैंने कल एक पात्र सोचा कि ऐसा बनाऊं और जो कहते हो कर दूं। कैरिकेचर कभी पात्र में तब्दील मत, एक धड़कता जीवंत पात्र पैदा होना चाहिए, वो चरित्र। वो और वो चरित्र वहां से उठाएंगे जो वो कहानी को बढ़ाएगा, जो मेरी थीम को बढ़ाएगा। वो थीम, अगर मैंने एक पादुका मंत्री की वाइफ को क्रिएट किया तो उस थीम को बढ़ाने के लिए क्रिएट किया। उस थीम में ऐड नहीं होगी उसकी जो हरकतें हैं, वो कुछ और बातें करने लगा, नहीं, मैं ध्यान रखूंगा उस चरित्र के व्यवहार में, उसके संवादों में, उसके पूरे, उसको जो उसका अटायर खड़ा करूंगा, ध्यान रखूंगा कि ये मेरे उस मूल भाव के खिलाफ नहीं जाना, या मूल भाव से इतनी अलग नहीं होना चाहिए कि ये दाल अलग ही निकल के कहीं चली गई, पेड़ में दूर दिख रही है, वो नहीं होना चाहिए। तो सारे चरित्र इकट्ठा करना, और उन चरित्रों में फिर क्या होता है कि चरित्र हमने 25 इकट्ठे कर लिए, उपन्यास जितना हुआ 10 इकट्ठे कर लिए, 15 इकट्ठे कर लिए। अब क्या करेंगे आप उन चरित्रों, इतने सारे चरित्र हो जाए तो आप किसी एक चरित्र में तो पूरा घुस जाते हैं, कुछ एक चरित्र में आप ऐसे ही कर देते हैं, कुछ चरित्रों को, विचारों को लगभग बेसहारा छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक आया तो उसका भी लिख दिया जाए। हर पात्र, हर चरित्र आपका है, आपका पैदा हुआ बच्चा है। भाई आपके ज्यादा बच्चे हो गए तो आप, अब ऐसा नहीं कि मेरा 5वां बच्चा है तो पहले बच्चे से कम प्रिय है, मेरे लिए वो बच्चा भी उतना ही प्रिय है। एक जमाने में बच्चे बहुत सारे होते ही थे। सारे चरित्र आपके प्रिय होना चाहिए, सारे चरित्र में आप अंदर तक घुसना चाहिए। और आखिरी बात कर देते हैं, खत्म करते हैं कि बहुत सारे मैं बोलता रहूँगा सर, शाम तक बोलता रहूँगा। तो चरित्र ऐसे ही नहीं बन जाते, वो चरित्र ऐसे ही नहीं बन जाते जहाँ पर
एक मेरा डॉक्टर वो है शिष्य, मैं शिष्य मतलब इसलिए कि मैंने कभी पढ़ाया नहीं, कभी मिला नहीं उनसे, पर मेरे को किसी और ने बताया कि इंग्लैंड में एक लड़का है रेडियोथेरेपी में, और जो पहले भोपाल मेडिकल कॉलेज में था, अब वो वहाँ पर है। उसकी ईमेल का सर उसने जो एड्रेस लिखा है वो guchan.com। तो गुच्चन मेरे उसका पात्र है बाराणसी का, जो गुच्चन भाई है। तो उसने गुच्चन के नाम पे अपना एक आईडी बना रखी है कि वो तो कहीं आपको वो पात्र वहां तक पकड़ ले कि आप ये कंपेयर हो जाए कि यार आप अपना आईडी बना रहे हैं, नाम कर रहे हैं, आपस में बात में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ऐसा होता है। वो कैसे होता है, आखिरी बात अपन पैदा कर रहे हैं। मैं जब बात करें कैसे पैदा होते हैं वो चरित्र, तो उसमें चरित्र में केवल एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो पुनर्नवा उपन्यास है उसकी कथा सुना के हम बंद कर सकते हैं। वो अपने आप में ये तो व्यंगी था सब। मैं लेके भी नहीं आया, मेरे को असल में अनफॉर्चुनेटली ऐसा दुर्भाग्यशाली लेखकों कवियों की तुलना में कि जैसे कवियों को आप बोलो एक, वो 10 सुना देते। हाँ, उनको मेरी कविताएं जो याद रहती हैं, व्यंग याद नहीं रहता। व्यंग मैं कुछ एक व्यंग के टुकड़े कुछ याद आ गए मेरे को, तो मैं उसमें वाक्य और भाषा वो शायद नहीं आए, पर सुना आपको आखिर में दो तीन पंक्तियां व्यंग की सुना देंगे। तो अभी तक सर सुन के ऐसा लगा यार ये व्यंग वाला आदमी नहीं है, साला कुछ और बोल रहा है। चलिए हम व्यंग तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पुनर्नवा में एक प्रसंग कहते हैं कि जब राजा के दरबार में राज नर्तकी का नृत्य हो रहा है, और वो बहुत अद्भुत नृत्य करने वाली है, चारों तरफ पूरे राज्य में उसका नाम है कि उसका नृत्य क्या बात है। तो उसका नृत्य तो वो राज्यसभा में हो रहा है, वो डांस कर रही है, और उसके मन में सभी लोग तारीफ करते हैं। राजा तो दीवाने हैं, सारे लोग दीवाने हैं, सारे मंत्री बैठे हैं, और एक उसका नृत्य चल रहा है राज्यसभा में। और तभी वहां पर राजगुरु आ जाते। अब राजगुरु के सामने इसने कभी नृत्य नहीं किया, और वो सच्चा राजगुरु वाल्मीकि जिनकी मैं भी बात कर रहा था, अच्छे राजगुरु हैं जो उन्होंने चरित्र खड़ा किया है, बहुत अद्भुत चरित्र खड़ा किया है उन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वो आ जाते तो सब उथल पुथल जाती, वो बिना बताए आगे। हम तो बता के हर जगह होता ही खटखटा के तो आओ, है ना, हम क्या कर रहे हैं। तो राजा साहब जो है ना, वो राजा साहब नृत्य देख रहे हैं, अपना दूसरा चेहरा दिखाते हैं वो तो जाके राजगुरु के सामने। तो ये जो विलास का चेहरा है, ये कैसे जल्दी सब हटके नृत्य बंद हो गया, सब खड़े हो गए, प्रणाम हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप नृत्य चलने दें। तो राजा ने कहा नहीं सर ऐसी बस अभी तो, लेकिन नहीं आप चले, मैं देखूंगा। वो बैठ गया और डांस चालू हो गया। अब उसे लगा यार ये तो बहुत बड़ा अवसर है कि राजगुरु मेरी तारीफ करते हैं अगर मेरे नृत्य, तो क्या बात है। क्योंकि आपकी कितनी भी तारीफ हो जाए, आपके मन में एक भूख रहती है थोड़ी और मजा आ जाए। बहुत लोग तारीफ करते हैं, बहुत कहते हैं, पर यार एक बार राजगुरु और कहते हैं तो क्या बात है, मजा आ जाएगा। तो चलो राजगुरु कहते हैं, तो उसने खूब दिल से नाचा, बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ नृत्य शायद उसने अपने जीवन का करने की कोशिश की। और बाद में खत्म हुआ नृत्य, उसने हाथ जोड़ के खड़ी हुई, राजा को प्रणाम किया, उनके सामने खड़ी हुई, सर कैसा रहा मेरा, मैंने कैसा किया, आपका क्या राय। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। तो उसने यार बात वाली नहीं जैसी कह रहे, उसने नहीं आप मुझे सच बोला क्या, अच्छा मुझे बताएं कि क्या रह गया इसमें, क्या चीज़ है, क्या नहीं की। उन्होंने बहुत बढ़िया बात की, वो जो मैं हमेशा ज़िंदगी भर याद रखता हूँ, कई रेफरेंसेस में याद रखता हूँ और बोलता हूँ। उन्होंने कहा इसमें तो मुझे बताओ, जब नृत्य कर रहे थे तुमको पता था राजा कहाँ है, तुमको पता था कि राजगुरु कहाँ है, तुमको पता था कि फलाना मंत्री बहुत प्रभावशाली है वो कहाँ है, पता था ना तुमको कि कौन कहाँ है। कोई अच्छी वाली अदाएँ तुमने राजा के लिए फिक्स कर रखी थी, राजा के सामने ऐसा वाला जो मूर्खी है वो राजा के सामने दूंगी, तो ये तुमको पता था ना, या तुमको बिल्कुल पता नहीं था, तुम नृत्य में खो गए थे। तो उसने कहा क्या, उसने कहा बस वही है, तुम नृत्य में खो ही नहीं थे, तुम्हारे सामने जब नृत्य कर रहे हो तो नृत्य में ही हो, भाव प्रवेश की कला आप में, उस भाव नृत्य के भाव में आप उतरे ही नहीं और नृत्यकार
हो गए कैसे संभव है? आप जब लिख रहे हैं तो डूब जाएं, पूरा उतर जाएं, या वो जो मैंने अन्ना कैरेना का शुरू में कहा है कि जब वो आदमी ऐसे ही घूम रहा है, जा रहा है, अपने दोस्त से गप मारते हैं, तब भी अन्ना कैरेना उसके अंदर है। वो कह रहा है रुको यार हटो, वो अन्ना कैरेना सामने से आ रही है। ये भाव प्रवेश जब हम किसी चरित्र का सोचें तो कठिन उपन्यास में ये हो जाता है कि एक के प्रेमी तो आप हो सकते हो, पर 10 लड़कियों के साथ एक साथ कैसे प्रेम करेंगे आप? कैसे आपको हर पात्र से प्रेम हो जाए और वहां तक उतर जाओ आप कि वो पात्र ही बन जाए आप। अगर कुत्ता भी है मेरे उपन्यास में तो मैंने कुत्ता बन के ही सोचा है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे मन में उस समय आता है कि कुत्ता एक अगर है और रात के सुनसान सड़क पे दौड़ रहा है और भौंक रहा है और कोई आदमी पत्थर मारता है तो कुत्ता कैसा सोचता होगा? कुत्ता को सुनी सड़क दिखती तो कितना उत्साहित होता होगा, जब उसको पढ़ती होगी तो कैसा सोचता होगा, वो आदमी के बारे में क्या सोचता होगा? कुत्ता बन के सोचिए तो आप कोई अच्छी चीज लिख सकेंगे। तो सारे पात्रों में जब तक आप भाव प्रवेश नहीं कर पाते तब तक वो उपन्यास वो नहीं बन पाएगा जिसकी उसमें संभावनाएं थी, वो चरित्र वैसा नहीं बन पाएगा जिसकी उसमें संभावनाएं थी। तो आपको वो भी आना चाहिए कि अपने आप को भाव प्रवेश में, जैसे ध्यान की कला कहते हैं ना, तो ध्यान हम 5 मिनट में करते हैं, 10 मिनट कर लेते हैं, 1 घंटे बैठ जाते हैं ध्यान में। कविता में 1 घंटे बैठ के लिख ली, वो ध्यान में कुछ देर जाना है। ये एक लंबा ध्यान है, कई 2-3 साल का भी हो सकता है। मतलब 2-3 साल के आप संत जैसे ध्यान में चले गए, अब आप उस उपन्यास की ध्यान में हैं। और चरित्र केवल, मैंने बताया ना, चरित्र केवल पात्र नहीं है, चरित्र मौसम भी है, चरित्र वो सड़क भी है जिसको कि अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा तो वो उस मेरे थीम में मदद करेगा। जैसे एक आखिरी बात है कि चरित्र मैंने लिया उसमें नरक यात्रा में एक अस्पताल का वरांडा है जिसमें कि खुलते हैं कुछ टॉयलेट वगैरह के दरवाजे खुलते हैं और वो दरवाजे से बदबू अंदर आती रहती है कि बहुत गंदे टॉयलेट। अब मैंने उसको एक डिस्क्रिप्शन लिखा है उसका, वो फिर आगे बाद में बार बार उस वरांडे से कभी एक डॉक्टर जाता है कभी दूसरा डॉक्टर जाता है जो अलग चरित्र है। तो उसको एक बार आपने उसका पूरा एक चरित्र खड़ा कर दिया उस लंबे वरांडे का कि दोनों तरफ मरीज बैठे हैं, परेशान हैं, कोई एक्सरे लिए खड़ा है, कोई साहब अभी तक नहीं आया उसके लिए खड़ा हुआ है, उसमें बदबू आ रही है टॉयलेट्स की और वहाँ खड़ा हुआ है। ये भी एक चरित्र है उस उपन्यास का। अब आगे आगे जब कुछ दूसरा चरित्र इसके अगर जाएगा तो पाठक के सामने दोनों चरित्र सामने आएंगे। तो वहाँ मौसम, बिल्डिंग, महल, दरवाजे, खिड़कियाँ, वरांडे, हर चीज एक चरित्र में तब्दील की जा सकती है अगर वो हमारी थीम से जुड़ती है। तो मूलतः मैं बात जो करने की कोशिश, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे क्षमा करेंगे, बहुत चीज़ बता नहीं पाया, पर मैंने अपने ही उपन्यास के जन्म की कथा सुनाकर शायद कह दिया। मैं बहुत सारी चीज़ें लिख के लाया था, मैंने वो कुछ नहीं कहा, बस मेरी बात आपके मन में थोड़ी बहुत भी रह जाए। क्यों जो गालिब जब कहते हैं कि क्यों तीरे नीम का इसमें बात कहाँ होती, वो खारिश कहाँ से होती है, जिगर के पार होती। अगर मेरी बात जो निकली है वो अटक जाए आप और पार ना निकल जाए, पार निकल गई तो बात खत्म हो गया, आपके अटकी रहे वो बात। तो गालिब का जो शेर है वो बोलने वाले के लिए महत्वपूर्ण है, प्रेम में महत्वपूर्ण है, लिखने में महत्वपूर्ण है। कोई चीज आपके मन में टिक जाए, जो कही बात है उसमें एक भी टिक जाए तो फिर मजा आ जाएगा। तो ये मेरा यहाँ तो व्याख्यान समाप्त हुआ है ना। अब आपने कहा